हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग बिहार बोर्ड क्लास टेंथ के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसका जो है आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र के परिचय जानते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप लोग को बताए होंगे कि अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, विनिमय और जो है उसके उपभोग का अध्ययन करते हैं। यानी अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम वस्तुओं का कैसे और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाता है, वितरण कैसे किया जाता है, उसका विनिमय कैसे किया जाता है और उपभोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, यानी उसका मतलब क्या है। तो अर्थशास्त्र का मतलब आप लोग जानते हो, अर्थ माने होता है रुपया पैसा, यानी धन का अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा गया है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। यह अर्थशास्त्र का परिचय हो गया। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आप लोग को बताए भी थे नहीं कि जीवन यापन के लिए जो व्यवस्थाएं अपनाई जाती है, जीवन यापन के लिए जो व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आप लोग को बताए होंगे जीवन यापन के लिए कुछ आदमी खेती करता है, कुछ आदमी नौकरी करता है और कुछ आदमी जो है बिजनेस किया है, या इसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो जिसमें पूंजीपति लोगों को अधिकार रहता है। जी पति यानी उद्योगपति लोगों को अधिकार रहता है, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें राज्य या सरकार को अधिकार रहता है और जो है समाज कल्याण के उद्देश्य से चलाया जाता है, इसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीपति राज या सरकार सबको अधिकार रहता है, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसा अर्थव्यवस्था अपने देश में देखने को मिलता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा भी। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। याद रखना है, पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, तो याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र कृषि से जुड़ा होता है, जिसमें खेती पशुपालन ये सब आते हैं, इसीलिए इसको कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं, यह उद्योग से जुड़ा होता है या नौकरी या पेशा से जुड़ा होता है, इसलिए इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह उद्योग से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस किस देश में है, तो आप लोग को पढ़ाए भी थे बताए भी थे, ठीक है। याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था किस किस देश में है, तो यह है रूस, चीन और क्यूबा में। आगे है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार के होते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं जिस देश की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक हो और काफी विकास किया हो तो उसको विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो विकास की गति में है तो उसको कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका, जापान, रूस, ये सब विकसित अर्थव्यवस्था है और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब विकासशील अर्थव्यवस्था में शामिल है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर और विकास के मुद्दों पर इसके लिए एक संगठन बना था जिसका नाम है विश्व पर्यावरण विकास आयोग। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में। आप लोग को यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे, ठीक है, यहाँ से ये सब लिख ली। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग जो होता है यह भारत सरकार में योजना बनाने के लिए, जैसे किस तरह से विकास होगा या पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग का गठन हुआ था। यह 15 मार्च 1950 में यह बना था। इसको बाद में हाल फिलहाल में भंग कर दिया गया योजना आयोग को, 2014 में भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग लाया गया। ठीक है, तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग। योजना आयोग को 2014 में भंग करके 1 जनवरी 2015 में जो है इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। क्या अगला क्वेश्चन यही है, योजना आयोग को कब भंग किया गया था? याद रखना है 2014 में, और नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015। चलिए आगे, योजना आयोग के जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो पूछ रहा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो पहले प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में देखिए योजना आयोग का नाम बदल गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अभी के जो प्रधानमंत्री होंगे वह इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी अभी के प्रधानमंत्री है और यह नीति आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना है प्रधानमंत्री। काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। यह जो संगठन है यह विकास की योजना देश में बनाने के लिए यह गठन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? पंचवर्षीय योजना कहते हैं वैसे योजना जो 5 साल के लिए सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था 1951 से 56 तक था। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए पहले बंगाल राज्य था, बंगाल जो अब पश्चिम बंगाल जाना जाता है, तो बंगाल राज था और बंगाल से ही बिहार अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। और बिहार से बाद में उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है, और उड़ीसा और बिहार से झारखंड अलग हुआ। उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1984 के, ठीक है, और जो है या क्या बोलते हैं झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी। यानी पहले बंगाल था, बंगाल बहुत बड़ा राज्य था, तो उससे बिहार अलग हुआ 22 मार्च 1912 को। और फिर जो है इससे बिहार से 2 राज्य अलग हुए, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है, याद रखना है। और इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च को बिहार राज्य का गठन हुआ। अपने राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा था? तो इसकी इतिहास है कि बिहार जो होता था यह बौद्ध मठ को कहा जाता था, तो अपने राज्य में बहुत ज्यादा बौद्ध मठ थे, इसीलिए उन बौद्ध मठों के कारण अपने राज्य का नाम बिहार रखा गया। तो उसी पहले इस तरह बिहार लिखा जाता था, उसी का अपभ्रंश भाषा बनाकर बिहार बना दिया गया, यही अपने राज्य का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो याद रखना है 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था।
अगला क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना है 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्या है क्षेत्रफल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी कितनी थी, तो 10.40 करोड़ लगभग थी। अभी इसका जनसंख्या बढ़कर लगभग 12 करोड़ के आसपास हो गई है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। ये जो सारा आंकड़ा है यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 73% है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार की साक्षरता दर कितना है। यह सारी आंकड़ा कब का है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 61.8%। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था, या विद्यालय कौन था, तो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो बिहार के क्या बोलते हैं नालंदा जिले में स्थित है कि नहीं, राजगीर के समीप है। बिहार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जहां 1000 शिक्षक समेत कई देशों से लोग पढ़ने आते थे कि नहीं, और जो है वहां रहने खाने और पढ़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं थी कि नहीं। और यह बिहार में अवस्थित था, जिसको कुमार गुप्त ने बनवाया था। कुमार गुप्त और जो है हर्षवर्धन समेत कई राजाओं ने मिलकर उस नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था, जिसको वो बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी जो है उसको जला दिया था। नहीं तो भारत विश्व का आज नंबर 1 विश्वविद्यालय रहता है, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। चीन जो आज इतना डेवलप है, वहाँ के कई दार्शनिक यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे। पेनसांग का नाम सुने होंगे, वे सारे नालंदा के स्टूडेंट रह चुके थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, तो याद रखना है कुमार गुप्त ने सबसे पहले शुरुआत किया था। इसके बाद कई राजाओं ने बनवाया था, जैसे बताएं हर्षवर्धन, पाल वंश के राजाओं ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में अहम भूमिका निभाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार पूरे भारत का पहला साम्राज्य हुआ, उसका नाम था मौर्य साम्राज्य। उस समय बिहार जो है काफी डेवलप था। उस मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। सबसे पहले बाबू बिहार के इतिहास को लिखा गया था, जिस बुक में जिसने मौर्य साम्राज्य समेत नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी लिखी थी, इस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। इसको कौटिल्य या चाणक्य, एक ही आदमी का नाम है कौटिल्य या चाणक्य लिखा था, या इसको विष्णु के भी नाम से जाना जाता है, जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। इसी से सबसे पहले बिहार की जानकारी प्राप्त हुई और बिहार के अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन था, तो यही कौटिल्य या चाणक्य था, जो उसका मदद करता था और उसके साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, यह प्रधानमंत्री के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य का यह गुरु था। चाणक्य जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए भारत के सबसे लंबी सड़क है, उसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, उसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज भी सबसे बड़ा रोड है। इसको कौन बनवाया था, शेर शाह सूरी। यह भी बिहार के ही रहने वाले थे, सासाराम के आसपास के रहने वाले थे, और मुगल साम्राज्य हुमायूं को हराकर इसने भारत के सत्ता में जो है अपना अधिकार किया था। और इन्होंने शेर शाह सूरी ने क्या बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, टाटा जो आज की सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, से बहुत सारे लोहे का सामान बन के आता है, टाटा का बहुत सामान आता है। ठीक है, उस कंपनी की स्थापना 1907 में, अभी रतन टाटा इसके मालिक थे जो मर गए हैं, उनके दादाजी थे जमशेद जी टाटा, उन्होंने इस टाटा कंपनी की स्थापना किया था। ठीक है, रतन टाटा के पूर्वज ने टाटा कंपनी की स्थापना किया था, जो झारखंड के
झारखंड में है, ठीक है। क्या है? झारखंड के टाटा शहर है, वहीं पे स्थित, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत में सब्जी के उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। और फल के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? आठवां स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारत में फल के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? आठवां है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक शाही लीची का उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ होता है? तो जीविकोपार्जन, यानी जीव का पार्जन करना ही आर्थिक क्रिया का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? यानी भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उसमें कौन सबसे ज्यादा डेवलप देश है? तो वह है श्रीलंका, ठीक है। कौन है? श्रीलंका। इस चाइना भी है, लेकिन चाइना भारत के पड़ोसी में उतना सम्मिलित नहीं है, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब है। आगे, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसको कहते हैं विकसित देश। माने जिस देश का, अभी हम बताए भी थे, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको बोलते हैं विकसित देश या डेवलप देश बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति बेहतर है? तो श्रीलंका का ही है। मानव विकास के दृष्टि में भी श्रीलंका का भारत के पड़ोसी देशों में स्थिति बेहतर है। आगे, भारत का पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है? बिहार को। देखिए, भारत का बीमारू राज्य या पिछड़ा राज्य कौन है? बीमारू। देखिए कौन कौन बीमारू राज्य है। बी आई से समझिएगा, बीमारू के स्पेलिंग यही ना होता है, तो बी आई से बिहार, क्या बीमारू राज्य है। दूसरा, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। यह चार जो है भारत के बीमारू राज्य है, यानी ज्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। और यह जो है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो खेती है। और बिहार के विकास में सबसे बड़ा अगर कोई बाधक है तो वो है बाढ़। यहाँ लोगों की जो है सबसे ज्यादा खेती से जीविकोपार्जन होता है, लेकिन वहां भी खेती को नष्ट कर देता है बाढ़, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यह कथन कौन कहे थे? तो याद रखना है, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे कि अगर बिहार का विकास नहीं हुआ तो भारत का भी विकास संभव नहीं है। आगे है, संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण। कल यह क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में, कल सोशल साइंस का एग्जाम था ना, उसमें पूछा था संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी। राजकुमार शुक्ल के कहने पर यह चंपारण आए थे, जहां किसानों को बहुत शोषण किया जाता था। 3 कठिया प्रणाली होता था, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। नहीं करने पर जो है किसानों को जबरदस्ती जो है जबरन बहुत पीटा जाता था, जबरदस्ती खेती करवाया जाता था। इसीलिए जो है गांधी जी 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध और नील की खेती के विरुद्ध यह आंदोलन चलाए थे, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह हिस्ट्री में हम लोग इसका व्यापक रूप से पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्ट्री का ही है। चलिए अब जो है ऑब्जेक्टिव इसमें था 46 को लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर, ठीक है। लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है बाबू, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें। यानी अर्थव्यवस्था के प्रकारों को बताना है। जैसे सबसे पहले अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो बता चुके हैं कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होता है, ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए भी थे, ठीक है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। सबसे पहला होता है पूंजीवादी। अब हम लोग जानते हैं पूंजीवादी व्यवस्था क्या होता है, ठीक है। आप लोग को परीक्षा में जो है पूंजीवादी, मिश्रित और समाजवादी, इन 3 में से कोई एगो पूछेगा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग तीनों परिभाषा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं तो याद रखना है,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप होता है जिसमें उत्पादन या संपत्ति के साधनों पर जो है किसी निजी व्यक्ति का या निजी संस्था का अधिकार होता है, यानी किसी खास व्यक्ति का या निजी संस्था का अधिकार होता है, तो इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यह बता चुके हैं किस किस देश में है, अमेरिका, इंग्लैंड, इस सब देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहां उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार रहता है या निजी संस्था का अधिकार रहता है। चलिए अगला दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रकार है जिसका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें समाजवादी अर्थ माने एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर राष्ट्र यानी देश का या सरकार के अधीन होता है और सरकार सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से इनका प्रबंधन और संचालन करती है। यानी सरकार जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, या आर्थिक व्यवस्था का वह रूप होता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का अधिकार रहता है और यह समाज के कल्याण के उद्देश्य से चलाया जाता है, तो इसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसा है रूस में, क्यूबा में, चीन में, इन सभी देशों में। चलिए अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो आर्थिक व्यवस्था का वह रूप होता है जिसमें जो है उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपति राष्ट्र या सरकार सबको अधिकार रहता है। माने जिसमें पूंजीपति को भी यानी किसी निजी व्यक्ति को भी अधिकार रहे, राष्ट्र का भी अधिकार रहे, सरकार का भी अधिकार रहे, तो इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं उसका उल्लेख करें। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। आप लोग को बताए थे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है और उसको सहायक करने वाली सम्मिलित होते हैं, जैसे पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि आता है। ठीक है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन ये सब आते हैं। ठीक है, इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे द्वितीय क्षेत्र के को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब होता है वस्तुओं का निर्माण, वस्तुओं का निर्माण आता है, गैस आता है, विद्युत आता है और जलापूर्ति आता है। जलापूर्ति मैंने बताए थे शहरों में जल की आपूर्ति कराई जाती है, तो ये सारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्षेत्र और लास्ट क्षेत्र होता है जिसका नाम है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का नहीं वरन उनके सेवाओं के उत्पादन किया जाता है। इसमें परिवहन आता है। परिवहन कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जैसे रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है कि नहीं, तो परिवहन आ गया। संचार आ गया, संचार में मल्टीमीडिया, प्रेस मीडिया। मल्टीमीडिया होता है जो कोई भी खबर को लाइव दिखाता है, प्रेस मीडिया उस खबर को छाप के लोगों तक पहुंचाता है। तो ये आते हैं। भंडारण आता है, व्यापार आता है, बैंकिंग आता है, बीमा आता है, सार्वजनिक प्रशासन आता है और अन्य सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहा गया है, तो याद रखना है हम हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, मैंने वैसा काम जिसको करने से हमको आमदनी प्राप्त हो, से क्या हो आमदनी प्राप्त होता है, तो उसको आर्थिक क्रियाएं के नाम से जाना जाता है। वे सारे कार्य जिसको करने में क्या हो आमदनी प्राप्त हो उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। बातचीत नहीं कीजिए, इसमें कुछ बोलेंगे ना तो अपलोड हो जाएगा, इसलिए चुप रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समावेशी विकास किसको कहते हैं। समावेशी विकास का मतलब होता है कि वैसा विकास जिसमें सभी को बराबर रूप से ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो समावेशी विकास किसको कहते हैं, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया द्वारा समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर जो है ऊंचा हो जाता है और समाज का कोई भी वर्ग जो है विकास के लाभ से अछूता नहीं रहता है, तो ऐसी प्रक्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। क्या रहने दे कि और पढ़ा दे।
चलिए बात नहीं, समावेशी विकास समझ गए, वैसी क्रियाएं जिससे क्या होता है बाबू, आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों का जीवन स्तर क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, और समाज के कोई भी व्यक्ति का लाभ जो है अछूता नहीं रहे, सबका विकास हो, इसी को कहते हैं समावेशी विकास। चलिए रहने देते हैं, और कुछ क्वेश्चन है अगले क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है, अगले क्लास से।